नंबर 16 से देखते हैं। उस टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो 15 तक ही देख पाए थे। 16 to 20 हम इसमें सॉल्व करेंगे। पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिक संतुलन और आर्थिक दक्षता सतत विकास के संदर्भ में 3E में शामिल किया जाता है। तो पूछा गया है कि किसको शामिल किया जाता है, तो ये तीनों ही हैं, यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल बैलेंस और इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये तीनों ही जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3E की बात करता है। ये सब क्वेश्चंस मेंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जब और एनवायरमेंट पे कोई क्वेश्चन हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हो, तो ये सब हम 3E और ऐसे करके लिख सकते हैं, तो अच्छे नंबर मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास हेतु किया जाने वाला उपाय नहीं है? तो कौन से उपाय हैं ये हमको पता होना चाहिए। सामाजिक वानिकी, शस्य क्रम और शुष्क कृषि विकास। और भी मैं बता दूं कि कौन कौन से होते हैं। भारत एक विकासशील देश है जहां सतत विकास हेतु सघन प्रयास चल रहे हैं, और इन प्रयासों में कौन कौन से शामिल हैं। वृक्षारोपण, फॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन जिसको कहते हैं, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, शस्य क्रम एवं फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन जिसको कहते हैं, और शुष्क कृषि विकास, तो एग्रीकल्चर वाटरशेड प्रबंधन। ठीक है, तो ये 5 जो है इसमें है। रेत खनन, देखिए ये निगेटिव चीज़ है ना, खनन करना तो वैसे भी गलत है, तो ये कैसे उसमें जो है उपाय मान लिया जाएगा, तो यही उपाय नहीं होगा। 17th का डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 में कितने विकास लक्ष्यों को शामिल किया गया है? तो 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं, और हर बार एक क्वेश्चन इस पे ज़रूर आता है। सस्टेनेबल गोल 17 पूरे रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो मुझे कमेंट में बताइए कि गोल 1, 2, 3, 4 कौन कौन से हैं। देखें कौन रिप्लाई करता है। इसको एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। ठीक है, सस्टेनेबल गोल्स को एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव के पर्यावरण के साथ संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो कौन से मानव के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव हैं? अच्छा, कौन से इसमें पूछा है कि निगेटिव इफेक्ट डालते हैं? तो देखते हैं ज़रा क्या है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, वायु प्रदूषण, ओजोन क्षरण। तो ये तो देखो तीनों ही जो हैं निगेटिव इफेक्ट वाले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जल, स्थल तथा वायु एवं इनके संघटक कहे जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है शॉर्ट में? अभी मैंने बताया था कि बायोटिक होता है, ए बायोटिक होता है। तो बायोटिक में जिसमें जान होती है, मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, और ये अजैविक यानी ए बायोटिक, तो जल, स्थल, वायु, ये सब जो है ए बायोटिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का बी। सुपोषण की प्रक्रिया निम्न में से किससे संबंधित होती है? तो जल निकायों में पोषक पदार्थों में वृद्धि। फिर क्या है? जल निकायों में पोषक पदार्थों की कमी। तो जल निकायों में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि, या कोई नहीं। तो देखिए कमी वाला तो नहीं होगा, सुपोषण कैसे कहलाएगा? तो ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, जल, घरेलू अपशिष्ट, कूड़ा, कृषि अवशेष इत्यादि का संचयन किसी जल निकाय में होने लगता है, तब जल निकाय में पोषक पदार्थों में वृद्धि होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी था, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषण का स्पष्ट प्रभाव नहीं है? शैवालों की संख्या में वृद्धि, प्रजाति विविधता में वृद्धि, जल प्रदूषण, मछलियों की मृत्यु। तो जो इसमें नहीं है पूछा है, तो प्रजाति विविधता में वृद्धि। ठीक है, सुपोषण के कारण जलीय निकाय में ऑक्सीजन आपूर्ति कम हो जाती है। अब इसको देखिए, ये उल्टा होता है कि जितना उसमें सुपोषण वो मिल रहा है, पर ऑक्सीजन उतनी कम हो रही है। ये भी पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन बढ़ती है कि कम होती है, जिसके कारण जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। तो इस प्रकार जलीय प्रजाति विविधता में कमी आती है, ना कि वृद्धि होती है। ठीक है, मछलियाँ मरने लगती हैं। जल प्रदूषण
होने लगता है, शैवालों की संख्या में वृद्धि होने लगती, पर विविधता में वृद्धि नहीं होती, और इसमें नहीं वाला ही पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रवालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें समुद्री परितंत्र में की स्टोन प्रजाति माना जाता है। प्रवाल जुक्सैंथले नामक शैवालों के साथ सहोपाक्रिता करते हैं। प्रवाल विरंजन का सबसे प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग है। तो इसका आंसर जो है तीनों ही हो जाएंगे। सही पूछा है कि समुद्री परितंत्र में कीस्टोन प्रजाति माना जाता है इनको। और प्रवाल जो है एक चूना प्रधान जीव है, यानी कैल्शियम इसमें ज़्यादा होता है, जो कठोर रचना वाले होते हैं। ठीक है। इन्हें समुद्री परितंत्र की एक कीस्टोन प्रजाति माना जाता है। और प्रवाल जो है जुक्सैंथले नामक शैवालों के साथ सहोपकारिता करते हैं। शैवाल इन्हें भोजन प्रदान करते हैं। ये शैवालों को आवास और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। मतलब म्यूचुअल रहता है ये सहोपकारिता का मतलब यही होता है, म्यूचुअल बेनिफिट। एक इनको भोजन देते हैं, शैवाल इन्हें भोजन देते हैं, और ये शैवालों को आवास देते हैं, घर देते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग जो है प्रवाल विरंजन का मुख्य कारण है, ये भी पता है। सही है। मरुस्थलीय परितंत्र के जीवों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये प्रायः रात्रिचर होते हैं, ये लंबी टांगों वाले होते हैं, ये बहुत धीमा वाले होते हैं, ये गाढ़े मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। तो 24 का सी जो है सत्य नहीं है कि ये बहुत धीमे वाले होते हैं। ये प्रायः रात्रिचर होते हैं, सही है। लंबी टांगों वाले होते हैं, गाढ़े मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। क्यों होता है? ये जो है दिन में सूर्य की रोशनी से बचने के लिए प्रायः रात में निकलते हैं। ठीक है। दिन में बहुत धूप होती है, इसलिए ये रात में निकलते हैं। ये लंबी टांगों वाले और तेज़ दौड़ने वाले होते हैं। अपने शरीर में जल का संचयन करने हेतु ये गाढ़े मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि डेजर्ट्स में देखिए पानी कम होता है, तो ये इसीलिए इनकी जो है यूरिन होती है वो गाढ़ी होती है। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जाने पर किसी पारिस्थितिकी तंत्र की क्या होता है, पूछा गया है इसमें। तो उत्पादकता में कमी आती है, जैव विविधता में कमी आती है। यानी लो एक्सिस से हाई एक्सिस की तरफ हम जब जाएंगे तो उन जो इसकी प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है, बायोडाइवर्सिटी भी कम होती है। ठीक है। तो 25 का सी। पारिस्थितिकी तंत्र के क्रियात्मक समूह के तत्व हैं। तो कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ठीक है। डीकम्पोजर्स यानी प्रोड्यूसर, और उपभोक्ता क्या होगा? कंज्यूमर, और अपघटक डीकम्पोजर्स। तो सभी हैं। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? पेड़ पौधे, शैवाल, बैक्टीरिया, ये सब प्रोड्यूसर हैं। कंज्यूमर्स जंतु, एनिमल सारे। और डीकम्पोजर्स में कुछ कॉमन भी होते हैं। ठीक है। जैसे इसमें जीवाणु दोनों में ही है, प्रोड्यूसर में भी है और डीकम्पोजर में भी है। ठीक है। और वायरस जो है वो कभी डीकम्पोजर नहीं होता है, ये याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। 27वां क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधनों एवं जीवित जीवों का समूह है। पारिस्थितिक तंत्र का तात्पर्य पौधों के समूह, जीव एवं उनके अपशिष्ट पोषक तत्वों, भोजन के प्रवाह तथा किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रवाह से है। एजी टॉन्सले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित किया था। तो इसमें क्या पूछा गया है? सही कथन पूछा गया है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र को किसने परिभाषित किया है, तो टॉन्सले ने। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड।
जैव भार यानी बायोमास, और ऊर्जा एनर्जी का पिरामिड। ठीक है, और संख्या नंबर्स, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो संख्या का पिरामिड होता है, तो इसका ऑप्शन तो सी हो जाएगा, पर थोड़ा सा डिटेल बता दूं कि यह जो संख्या का पिरामिड होता है, यह प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या को दर्शाता है। इसे प्रति इकाई क्षेत्र में संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, किसी भूमि में घास उत्पादक होती है जो संख्या में सर्वाधिक होती है। उच्च पोषण स्तर की ओर बढ़ने पर प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों की संख्या क्रमशः घटने लगती है। तो शाकाहारी जैसे हिरण, खरगोश घास की संख्या की अपेक्षा कम संख्या में होते हैं। ठीक है, तो किसी जो वन अथवा झील पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ये भी पूछा जाता है कि वन और झील में पिरामिड, संख्या का पिरामिड कैसा होता है, बनता है। तो लिख देंगे हमेशा सीधा, उल्टा या दोनों। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमेशा सीधा बनता है। और खाद्य श्रृंखला में जो है, फूड चेन में संख्या का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट और झील में संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, और फूड चेन में हमेशा संख्या का पिरामिड जो है उल्टा बनता है। ठीक है, और जैव भार का जो पिरामिड है, ये हमेशा सीधे बनते हैं, लेकिन तालाब में जो है ये उल्टा बनता है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तालाब में जो है जैव भार का पिरामिड कैसा बनता है, तो ये हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल प्रजातियों वे प्रजातियां होती जो क्रमिक विकास, पारिस्थितिक तंत्र के विकास, पारिस्थितिकी संतुलन तथा स्थिरता के निर्माण में मुख्य रूप से योगदान देती हैं। फ्लैगशिप प्रजाति उन पौधों को एवं जंतुओं को कहा जाता है जो लोगों के मध्य लोकप्रिय हैं तथा लोगों का ध्यान अपने संरक्षण एवं आवास की सुरक्षा हेतु आकृष्ट करती है। सूचक प्रजाति उन प्रजातियों को कहते हैं जो भू, जलवायु एवं पर्यावरणीय परिवर्तन से आसानी से प्रभावित हो जाती हैं। तो देखिए, सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, सही पूछा है। और इन करेक्ट होने का टेस्ट सीरीज़ में यही मतलब होता है कि आपको तीनों चीज़ें मालूम हो कि मूल प्रजातियाँ और फ्लैगशिप प्रजाति, सूचक प्रजाति क्या होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। समान पर्यावरणीय स्थिति एवं पादप समुदाय वाले आवास को बायोटोप की संज्ञा दी जाती है। जीव द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई गई क्रियात्मक भूमिका को हम इकोटोन कहते हैं। तो इसमें भी सही पूछा है। तो क्वेश्चन इसका 1 तो करेक्ट है कि समान पर्यावरणीय स्थिति एवं पादप समुदाय वाले आवास को बायोटोप की संज्ञा दी जाती है। पर अभी हम लोग ने पढ़ा था इकोटोन किसको कहते हैं? इस जो दो संक्रमण की स्थिति, जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो संक्रमण का क्षेत्र होता है उसको इकोटोन कहते हैं। और इसमें क्या लिखा गया है कि क्रियात्मक भूमिका को, तो ये 2 जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 31 से नेक्स्ट टेस्ट में देखेंगे। थैंक यू।